आज इस वीडियो का जो टॉपिक है फायर इंश्योरेंस चैप्टर ही है ये। इसका पार्ट 3 हम कर रहे हैं और जो मेन टॉपिक हम इस वीडियो में कवर करेंगे वो है कंडीशन ऑफ फायर इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट। कि जब इंश्योर्ड और इंश्योरर के बीच में एक फायर इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट होता है तो उसमें कुछ कंडीशंस होती हैं जिनको फुलफ़िल करना मैंडेटरी होता है। तो वो कंडीशन क्या क्या हो सकती हैं, इनका जो डिवीज़न है कंडीशन का फायर इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट की, तो दो तरह की कंडीशन हो सकती हैं। पहली जो कंडीशन है वो है इम्प्लाइड कंडीशन और सेकंड होती हैं एक्सप्रेस कंडीशन। तो नेम से क्लियर है, इम्प्लाइड का मतलब जिनको एक्सप्रेस नहीं किया जाता है और एक्सप्रेस कंडीशन का मतलब जिनको पॉलिसी डॉक्यूमेंट के अंदर एक्सप्रेस किया जाता है, जिनको क्लियर किया जाता है, मतलब वो सारी इन्फॉर्मेशन जो बतानी ज़रूरी होती है तो वो एक्सप्रेस कंडीशंस में आती हैं। और इम्प्लाइड में कि वो ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड होता है कि ये कंडीशंस फुलफ़िल हो रही हैं, तो वो इम्प्लाइड कंडीशन है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इम्प्लाइड कंडीशंस की। इम्प्लाइड कंडीशन क्या होती हैं? इम्प्लाइड कंडीशंस एंड वारंटीज आर दोज विच आर प्रज्यूम्ड बाय लॉ टू बी प्रेजेंट इन द कॉन्ट्रैक्ट, कि जो बाय लॉ कॉन्ट्रैक्ट के अंदर प्रेजेंट होती है एंड दे हैव नॉट बीन पुट इनटू इन एक्सप्रेस्ड वर्ड, कि जिनको एक्सप्रेस वर्ड के थ्रू जिनको बताया नहीं जाता है, जिनको वर्ड्स नहीं दिए जाते हैं, और वो इम्प्लाइड होती है लॉ के थ्रू, उनको एक तरह से एक्सेप्टेंस मिलती है कि ये कंडीशन तो दोनों तरफ से फुलफ़िल होनी ज़रूरी है, तो उसको हम एक्सप्रेस कंडीशंस बोलते हैं। एक्सप्रेस कंडीशन कौन कौन सी हो सकती हैं? सबसे पहला है सब्जेक्ट मैटर मस्ट बी इन एग्जिस्टेंस, कि हमने जिसका भी इंश्योरेंस करवाया है, इधर वो कोई प्रॉपर्टी हो सकती है, कोई एसेट है, कुछ भी, कोई व्हीकल हो सकता है, तो रिक्वायरमेंट क्या है कि उसका जब हमने इंश्योरेंस करवाया था तो उस टाइम एग्जिस्टेंस में होना ज़रूरी है। ठीक है, तो सब्जेक्ट मैटर जिसके लिए हम इंश्योरेंस करवा रहे हैं तो उसका एग्जिस्टेंस में होना मैंडेटरी होता है, और ये इम्प्लाइड है, बताना नहीं पड़ता, ये इम्प्लाइड है कि वो चीज़ एग्जिस्टेंस में है तभी हम उसका इंश्योरेंस करवा रहे हैं। तो आप उसका इंश्योरेंस नहीं करवा सकते हो जो है ही नहीं। ठीक है, जो आप फ्यूचर में ख़रीदना चाहते हो तो आप उसी का इंश्योरेंस करवा सकते हो जो एट प्रेजेंट आपके पास है। सेकंड आता है जो इंश्योरेबल इंटरेस्ट है, वो भी एग्जिस्ट होना ज़रूरी है। अगर आप कोई भी पॉलिसी लेते हैं, जिस एसेट के लिए आप पॉलिसी ले रहे हैं, आप फायर इंश्योरेंस करवा रहे हैं, तो उसके अंदर आपका इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना ज़रूरी है। इंश्योरेबल इंटरेस्ट का मतलब क्या है कि अगर उस प्रॉपर्टी को लॉस होता है तो वो लॉस कहीं ना कहीं आपके ऊपर इफ़ेक्ट डालेंगे। ठीक है, अगर वो प्रॉपर्टी हमारे पास है तो उसका कहीं ना कहीं बेनिफिट हमें मिल रहा है, दैट मीन्स हमारा उसके अंदर इंश्योरेबल इंटरेस्ट है। तो ये कंडीशन भी इम्प्लाइड होती है। प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ मस्ट बी फॉलोड, तो यहाँ पे रिक्वायरमेंट होती है कि जो अटमोस्ट गुड फेथ का प्रिंसिपल है उसको फॉलो करना मैंडेटरी होता है। अटमोस्ट गुड फेथ का मतलब कि दोनों तरफ से, चाहे इंश्योर्ड है चाहे इंश्योरर है, तो जो रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन है उनको डिस्क्लोज करना ज़रूरी होता है। तो कुछ भी ऐसा छुपाना नहीं है जिससे डिसीजन के ऊपर कोई भी इफ़ेक्ट पड़े। सब्जेक्ट मैटर मस्ट बी आइडेंटिफिएबल एज पर डिस्क्रिप्शन एट द टाइम ऑफ क्लेम, कि जो डिस्क्रिप्शन प्रपोजल के टाइम दिया गया था और जब उसका लॉस हुआ है, तो जब हम क्लेम की डिमांड कर रहे हैं तो जो वो सब्जेक्ट मैटर था उस डिस्क्रिप्शन के साथ मैच होना ज़रूरी है। जैसे अगर कोई प्रॉपर्टी है और हमने उसके बारे में डिस्क्राइब किया है कि ये प्रॉपर्टी इतने एरिया में फैली है, कोई एसेट है तो उसकी वैल्यू इतनी है, दिखने में ऐसी है, इतना उसका साइज़ है, तो ये सब कुछ डिस्क्रिप्शन होता है। तो इम्प्लाइड कंडीशन में है कि जो भी सब्जेक्ट मैटर है, तो जो उसके बारे में हमने जो भी उसकी फीचर्स बताई हैं, जो भी हमने उसको डिस्क्राइब किया है एट द टाइम ऑफ टेकिंग द पॉलिसी, एट द टाइम ऑफ सबमिशन ऑफ प्रपोजल, तो वह सारी की सारी क्लेम करते टाइम डिस्क्रिप्शन से मैच होनी मैंडेटरी है। तो दीज आर ऑल इम्प्लाइड कंडीशन, ये इम्प्लाइड कंडीशंस होती हैं। सेकेंड टाइप की कंडीशंस की जो हैं एक्सप्रेस कंडीशन। तो एक्सप्रेस कंडीशंस क्या हो सकती हैं? द कंडीशन एक्सप्रेसली स्टेटेड इन ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस आर एक्सप्रेस कंडीशन, जिन कंडीशन को हमने कॉन्ट्रैक्ट के अंदर प्रॉपरली एक्सप्रेस किया है तो वो कंडीशन एक्सप्रेस कंडीशंस होती हैं।
कंडीशन विच आर सेट आउट इन द पॉलिसी आर नोन एज एक्सप्रेस कंडीशन। जिनको हमने पॉलिसी के अंदर सेट आउट किया है, पॉलिसी के अंदर हमने मेंशन किया है, तो वो एक्सप्रेस कंडीशन है। विच में बी इधर ऑफ जनरल नेचर, कि जनरल नेचर की हो सकती हैं, तो इसीलिए हम इनको पॉलिसी के ऊपर प्रिंट करते हैं, या ये स्पेसिफिकली डिज़ाइंड भी हो सकती हैं। ठीक है, कोई पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट है तो उनके लिए हम इस तरह की कंडीशन को डिज़ाइन कर सकते हैं, तो वो कंडीशन हमें मेंशन करनी होती है। और जो पॉलिसी के अंदर हमने, मतलब पॉलिसी को हमने इनकॉर्पोरेट किया है, पॉलिसी के अंदर हमने मेंशन किया है, उसकी इस तरह से फॉर्मेशन हुई है कि उन कंडीशंस का फुलफिल होना ज़रूरी है, तो ये एक्सप्रेस कंडीशन में आती हैं। दैट मीन्स इम्प्लाइड कंडीशन वो कंडीशन है जिनको प्रॉपर वे से एक्सप्रेस करना ज़रूरी नहीं होता है, वो इम्प्लाइड होती है कि वो दोनों तरफ से फुलफिल होंगी। और जो एक्सप्रेस कंडीशन है, ये वो कंडीशन होती है जिसको पॉलिसी के अंदर क्लियर कट मेंशन किया जाता है। अब एक्सप्रेस कंडीशंस की ही हम बात करेंगे, तो एक्सप्रेस कंडीशन जो होती हैं, इसके अंदर कुछ कंटेंट इंक्लूड होते हैं। तो वो कंटेंट क्या है? बेसिकली काफ़ी तरह के कंटेंट हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम इन 5 कंटेंट की बात करते हैं। सबसे पहला जो कंटेंट है जो एक्सप्रेस कंडीशन में आता है, फर्स्ट ऑफ ऑल वॉइडेबल। सेकंड आता है सीज ऑफ इंश्योरेंस, मटेरियल ऑल्ट्रेशन, मेराइन पॉलिसी और कैंसिलेशन पॉलिसी। तो ये 5 तरह के कंटेंट हैं जो इंक्लूड होते हैं। इसके अलावा और भी कंटेंट आते हैं इस जो हमारी पॉलिसी है। ड्यूटीज़ ऑफ इंश्योर्ड है, राइट ऑफ इंश्योरर है, फ्रॉड हो सकता है, रीइंस्टेटमेंट ऑफ द प्रॉपर्टी हो सकती हैं, और एवरेज कंडीशन हो सकती हैं। देन और भी कुछ कंटेंट है जो हम फायर इंश्योरेंस पॉलिसी के अंदर इंक्लूड करते हैं। एक्सप्रेस कंडीशंस में आता है, कंट्रीब्यूशन कंडीशंस हैं, सबरोगेशन कंडीशंस होती हैं, आर्बिट्रेशन कंडीशंस हैं, रिटन कम्युनिकेशन होना ज़रूरी होता है, और मेंटेनेंस कंडीशन है। तो ये सब कंटेंट है जो हम एक पॉलिसी डॉक्यूमेंट के अंदर इंक्लूड करते हैं। अब वन बाय वन हम इन सभी कंटेंट को थोरोली समझेंगे कि ये क्या होते हैं। तो हम स्टार्ट लेते हैं सबसे पहले बात। ठीक है, तो सबसे पहला जो कंटेंट है वो है वॉइडेबल। तो ये कंटेंट क्या होता है? अगर वॉइडेबल का मतलब कि अगर हमने पॉलिसी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जब हमने प्रपोजल को फिल किया था, अगर हमने मिस प्रेजेंटेशन की है, मिस डिस्क्रिप्शन किया है, या जो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट थे, जो की फैक्ट थे, उनको हमने अपने पॉलिसी के अंदर डिस्क्लोज नहीं किया है, तो उस कंडीशन में पॉलिसी वॉइडेबल हो जाती है, वो वैलिड नहीं रहती। ठीक है, ये वॉइडेबल हो जाती है। तो अगर हमने पॉलिसी के कॉन्ट्रैक्ट में, जब हमारा कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, जब हमारा बॉन्ड हुआ था, जब प्रपोजल को फिल किया गया था, जब प्रपोजल को एक्सेप्ट कर दिया गया, जब हमने सारी डिस्क्रिप्शन दी थी, तो अगर वो डिस्क्रिप्शन हमारी रॉन्ग है, अगर हमने मिस प्रेजेंटेशन की है, हमने सारी चीज़ों को डिस्क्लोज नहीं किया है जो ज़रूरी था जिनको बताना, तो उस केस में जो कॉन्ट्रैक्ट होगा वो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट है जो एक्सप्रेस कंडीशन के अंदर इंक्लूड होता है। दैट मीन्स हर एक चीज़ को डिस्क्लोज करना मैंडेटरी होता है जो ज़रूरी है। सेकंड आता है सीज ऑफ इंश्योरेंस। अगर किसी प्रॉपर्टी का हमने इंश्योरेंस करवाया है, किसी बिल्डिंग का हमने इंश्योरेंस करवाया है, अगर हम उस बिल्डिंग को गिरा देते हैं, या बिल्डिंग के किसी पार्ट को गिरा देते हैं, या उसकी डिस्प्लेसमेंट कर देते हैं, लेकिन इसके बारे में हम कोई नोटिस नहीं देते हैं 7 डेज़ तक भी, अगर हम इस तरह का कोई नोटिस दे देते हैं, तो उस केस में जो पॉलिसी है, जो इंश्योरेंस है, वो ख़त्म हो जाती है, उसको बंद कर दिया जाता है। पॉलिसी होल्डर को फिर उसका कोई भी बेनिफिट नहीं दिया जाता। लेकिन अगर इस प्रॉपर्टी का गिरना, इस प्रॉपर्टी की जो डिस्प्लेसमेंट थी, उसको इंश्योरेंस के अंडर कवर किया गया था, मतलब मेंशन था कि अगर इस ये प्रॉपर्टी गिर जाती है, डिस्प्लेसमेंट हो जाती है, तो उस कंडीशन में भी क्लेम मिलेगा, तो उस सिचुएशन में तो वो कंटिन्यू रहती है। ठीक है, उस सिचुएशन में जो पॉलिसी है वो कंटिन्यू रहेगी, लेकिन टर्म्स एंड कंडीशंस उन सबको रिवाइज किया जाएगा। तो ये इंक्लूड होता है सीज ऑफ इंश्योरेंस में। देन नेक्स्ट आता है मटेरियल ऑल्टरेशन। जो थर्ड कंटेंट है वो है मटेरियल ऑल्टरेशन। मटेरियल ऑल्टरेशन का मतलब क्या है कि अगर कुछ भी ऐसा चेंज आता है, ठीक है, पॉलिसी के रिगार्डिंग, प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग अगर कोई चेंज आता है, तो
उस चेंज को अगर बताया नहीं गया है, कुछ मटेरियलिस्टिक ऑल्ट्रेशन की गई है प्रॉपर्टी के अंदर, तो इंश्योरेंस वैलिड नहीं रहता है। लेकिन अगर इसके बारे में इंश्योरर से पहले ही सैंक्शन ली जा चुकी है कि हम इसके अंदर कुछ ऑल्ट्रेशन करेंगे, ठीक है, और कुछ भी ऐसा हम इसमें कुछ चेंज कर सकते हैं, तो उस कंडीशन में तो पॉलिसी वैलिड मानी जाती हैं। जैसे अगर चेंजेस इन ट्रेड अंदर हम क्या क्या इंक्लूड कर सकते हैं, जैसे अगर हमने उस ऑक्यूपेशन को चेंज कर दिया है, ट्रेड में हमने कोई चेंज किया है, मैन्युफैक्चरिंग में हमने कोई चेंज किया है, ऑक्यूपेशन में कोई चेंज हुआ है, तो जिसकी वजह से इस तरह की सर्कमस्टांसेस अराइज हुई हैं कि लॉस होने का जो डर है वो ज़्यादा हो चुका है, लॉस होने का जो चांस है वो ज़्यादा हो चुका है। दैट मीन्स हमने पॉलिसी जानबूझकर ली थी और हमने उस प्रॉपर्टी में चेंजेस जानबूझकर करे हैं ताकि लॉस हो और हमें क्लेम मिल सके। तो उस कंडीशन में भी जो मटेरियल ऑल्ट्रेशन है वो उसके कंडीशन में अगर इस तरह की मटेरियल ऑल्ट्रेशन होती है तो पॉलिसी को वैलिड नहीं माना जाता है। सेकंड हो सकता है कि अगर हमें उस प्रॉपर्टी के अंदर ऑक्यूपाई किए हुए, मतलब हमने उसको ऑक्यूपाई नहीं करा हुआ है और इस टाइम ड्यूरेशन को 30 डेज से ज़्यादा हो चुके हैं कि अनऑक्यूपाइड है, हमने किसी और को दे दी हैं, कुछ ऐसा हो गया है कि वो हमारे अंडर नहीं है, तो उस केस में भी पॉलिसी को इनवैलिड माना जाता है, वो पॉलिसी वॉइड हो जाती है। अगर हमने प्रॉपर्टी का जो इंटरेस्ट है वो किसी और को ट्रांसफ़र कर दिया है, ना तो अपनी इच्छा से किया है और ना ही कुछ लॉ के थ्रू इस तरह की ट्रांसफ़र हुई है, तो उस केस में भी पॉलिसी को वॉइड माना जाता है। हैं अगर वो इंश्योरर की परमिशन के बिना हुए हैं, बिना कॉन्ट्रैक्ट के अंदर मेंशन हुए हैं, तो उस केस में पॉलिसी को वॉइड माना जाएगा, पॉलिसी वैलिड नहीं रहेगी और फिर इंश्योर्ड को किसी भी तरह का क्लेम नहीं मिलेगा, इंश्योर्ड का कोई भी बेनिफिट नहीं रहेगा। नेक्स्ट आता है मेराइन पॉलिसी। अगर उस प्रॉपर्टी की को मेराइन पॉलिसी के अंडर भी कवर किया गया है, तो जितनी अमाउंट मेराइन पॉलिसी के अंडर कवर नहीं हुई है, सिर्फ उतनी जो अमाउंट है वो फायर इंश्योरेंस क्लेम के अंडर कवर होगी। लाइक अगर हमने इंश्योरेंस मेराइन से भी करवाया है, हमारा लॉस 1 लाख का हुआ है, तो अगर 80,000 का जो क्लेम है वो मेराइन इंश्योरेंस के अंडर कवर हो जाता है, तो सिर्फ 20,000 का जो क्लेम होगा वो फायर इंश्योरेंस के अंदर कवर होगा। नेक्स्ट आता है कैंसिलेशन ऑफ पॉलिसी। पॉलिसी किसी भी पार्टी के थ्रू कैंसिल की जा सकती है, इंश्योरर भी कर सकता है और इंश्योर्ड भी कर सकता है। अगर तो पॉलिसी का कैंसिलेशन इंश्योरर के थ्रू हुआ है तो उसको इसके लिए 15 डेज़ का प्रायर नोटिस देना होगा और जो प्रीमियम की अमाउंट उसके पास ऑलरेडी आ चुकी है तो उसको प्रोराटा बेसिस पर इंश्योर्ड को वापस भी करना होगा। और अगर कैंसिलेशन इंश्योर्ड की तरफ से होता है तो उस केस में क्या होगा, अगर इंश्योर्ड करता है तो वो प्रीमियम जो इंश्योरर है वो प्रीमियम को रिटेन्ड कर सकता है। जो प्रीमियम इंश्योर्ड ने इंश्योरर को पे कर दिया है, एक तरह से उसका फॉरफीचर हो जाता है, प्रीमियम फॉरफिट हो जाता है। तो जो पॉलिसी है उसकी कैंसिलेशन हो सकती है और इसकी कैंसिलेशन किसी भी पार्टी के थ्रू हो सकती है, इंश्योरर भी कर सकता है और इंश्योर्ड भी कर सकता है। नेक्स्ट जो कंटेंट है वो है ड्यूटीज़ ऑफ द इंश्योर्ड। इंश्योर्ड की क्या ड्यूटी है, ड्यूटी में क्या क्या उसको परफॉर्म करना होता है। सबसे पहले जो भी लॉस हुआ है, जो भी डैमेज हुआ है, तो उसके बारे में इंश्योरर को इन्फॉर्मेशन देना ये इंश्योर्ड की ड्यूटी होती है। और फिर क्या होता है कि अगर लॉस हुआ है, ठीक है, अगर कोई भी डैमेज हुआ है तो उसके रिगार्डिंग पूरी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन देनी होती है और एक रिटन क्लेम सेटलमेंट भी सबमिट करना होता है। कंपनीज़ के लिए कुछ एक्सटेंशन पीरियड भी दे सकती है, उस एक्सटेंशन पीरियड के अंदर या जो डैमेज होने के 15 दिन के अंदर तो देना ही पड़ता है। अगर कंपनी उस टाइम ड्यूरेशन को एक्सटेंड कर देती है तो उस टाइम ड्यूरेशन के अंदर अंदर उसको वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी होती है कि मेरी प्रॉपर्टी का लॉस हुआ है, पूरी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन उसको देनी होती है। देन इसके अलावा कुछ इंश्योरेंस से रिलेटेड कुछ और चीज़ें भी सबमिट करनी होती हैं। तो अगर हम वो सब सबमिट नहीं करते हैं, अगर इन कंडीशन को हम कंप्लाई नहीं करते हैं तो क्लेम हमें नहीं मिलेगा, ठीक है। क्लेम हमें तभी मिलेगा अगर हम ये सारी इन्फॉर्मेशन जो होती हैं उन सभी इन्फॉर्मेशन को हम इंश्योरर को प्रोवाइड कर रहे हैं।
नेक्स्ट आता है राइट क्या है इंश्योरर के। यहाँ पर हमने इंश्योर्ड की ड्यूटीज़ की बात करी थी, तो ऐसे ही जो इंश्योरर है उसके भी कुछ राइट होते हैं। तो वो राइट क्या क्या हो सकते हैं? जब लॉस हो जाता है, जब प्रॉपर्टी को लॉस हो जाता है, तो इंश्योरर के पास राइट है कि वो प्रॉपर्टी के अंदर एंटर कर सकता है और बिल्डिंग प्रीमिसेस के ऊपर वो अपना पोजेशन ले सकता है, कि उसके पास उसका पूरा हक आ जाता है, उसको पोजेशन मिल जाता है, उसको यूज़ करने का राइट मिल जाता है। देन प्रॉपर्टी को वो रिमूव कर सकता है, अरेंज कर सकता है, सैलवेज को वो सेल कर सकता है। तो ये जो सारे राइट हैं वो इंश्योरर के पास होते हैं। नेक्स्ट आता है फ्रॉड। अगर क्लेम फ्रॉडलेंट था, जानबूझकर प्रॉपर्टी को लॉस किया गया, ठीक है, और क्लेम को रिसीव किया गया, तो जो इंश्योर्ड होता है उसको उसके जो सारे बेनिफिट्स होते हैं पॉलिसी के अंडर, उसको कोई भी बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो फ्रॉडलेंट अगर है, जो क्लेम किया गया है, तो पॉलिसी के सारे बेनिफिट उसको नहीं मिलते हैं। रीइंस्टेटमेंट ऑफ द प्रॉपर्टी, इसमें है कि इस कंडीशन के अंदर इंश्योरर के पास ये ऑप्शन होती है कि वो क्लेम लेने की बजाय अपनी प्रॉपर्टी को रीइंस्टेट करवा सकता है, प्रॉपर्टी को रिप्लेस करवा सकता है, रिन्यू करवा सकता है। मतलब अगर डैमेज हुआ है, कुछ भी ऐसा लॉस हुआ है जिससे प्रॉपर्टी पहले के कंपैरेटिवली काफ़ी डाउन चली गई है, तो क्लेम की बजाय उसको बोला जाता है कि अगर तुम चाहते हो तो प्रॉपर्टी को तुम रीइंस्टेट करवा सकते हो, रिप्लेस करवा सकते हो। नेक्स्ट आती है एवरेज कंडीशन। एवरेज कंडीशन में क्या होता है? वैसे तो जो इंश्योर्ड है अपनी प्रॉपर्टी की पूरी वैल्यू का इंश्योरेंस करवाना चाहिए, लेकिन अगर प्रॉपर्टी अंडर इंश्योर्ड है तो उस कंडीशन में एवरेज कंडीशन एप्लीकेबल होती है। मतलब प्रॉपर्टी तो 1 लाख की है बट हमने इंश्योरेंस 70,000 का लिया है, इस केस में जो पॉलिसी है वो अंडर इंश्योरेंस होगी। अगर अंडर इंश्योरेंस हमने करवाया है तो क्लेम भी कम अमाउंट का मिलेगा। तो क्लेम जो मिलेगा वो प्रोपोर्शनेटली मिलेगा, जितना लॉस हमारा हुआ होगा उसके अकॉर्डिंगली ही क्लेम मिलेगा। लाइक अगर एक पर्सन ने ये 1 लाख की पॉलिसी 1 लाख की प्रॉपर्टी है और 70 में उसको इंश्योरेंस उसका करवाया है, तो अगर जो लॉस है वो 30,000 का होता है तो क्लेम उसको इसके अकॉर्डिंगली मिलेगा। लाइक कैसे कि अगर 1 लाख की प्रॉपर्टी है तो क्लेम 70 का मिल रहा है, और अगर प्रॉपर्टी 30,000 की है तो क्लेम 70/1 लाख इंटू 30,000 का मिलेगा, मीन्स 21,000 का क्लेम मिलेगा। तो क्लेम कंपैरेटिवली कम मिलेगा। अगर तो प्रॉपर्टी फुल इंश्योर्ड है तो क्लेम पूरा आ जाएगा, लेकिन अगर प्रॉपर्टी का अंडर इंश्योरेंस हुआ है तो क्लेम भी कम मिलेगा। तो ये है एवरेज कंडीशन। इसके बाद हम बात करते हैं अगली कंडीशंस की, अगले कंटेंट की इनके। तो इसमें जो आता है सबसे पहले कंट्रीब्यूशन कंडीशन। कंट्रीब्यूशन कंडीशन का मतलब है कि अगर हमने प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस सिर्फ एक इंश्योरर से नहीं करवाया है, रादर हमने इंश्योरेंस बहुत सारे इंश्योरर से करवाया है, तो उनमें से कोई एक हमें क्लेम पे नहीं करेगा, रादर वो सभी मिलकर प्रोपोर्शनेटली हमें क्लेम पे करेंगे। क्लेम के अमाउंट का टोटल तो उतना ही रहेगा जितना हमारा एक्चुअल लॉस है, लेकिन एक इंश्योरर वो पे नहीं करेगा, रादर वो सभी मिलकर प्रोपोर्शनेटली हमें अमाउंट को पे करेंगे। नेक्स्ट आती है सबरोगेशन कंडीशन। सबरोगेशन कंडीशन का मतलब है कि अगर लॉस थर्ड पार्टी की वजह से हुआ है तो थर्ड पार्टी से क्लेम की रिकवरी करने का जो राइट होता है वो इंश्योरर को मिल जाता है। अगर लॉस थर्ड पार्टी की वजह से हुआ है तो इंश्योरर जाकर थर्ड पार्टी से क्लेम ले सकता है। नेक्स्ट आती है आर्बिट्रेशन कंडीशन। आर्बिट्रेटर होते हैं जो पंच होते हैं। मतलब अगर कुछ भी ऐसा क्लेम के रिगार्डिंग कोई डिस्प्यूट वगैरह राइज हो जाता है उसमें डिस्प्यूट अराइज होता है तो वहाँ पर आर्बिट्रेशन कंडीशन एप्लीकेबल होती है। तो आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलेशन एक्ट 1996 के अंदर इसको इस डिस्प्यूट को सेटल करने के एफर्ट किए जाते हैं। तो सेटलमेंट कैसे होती है? स्टार्टिंग में तो पार्टीज इन राइटिंग एक सोल आर्बिट्रेटर को अपॉइंट करते हैं, एक अकेला जो पंच है वो अपॉइंट होगा। अगर पार्टी उस सिंगल आर्बिट्रेटर से सेटिस्फाइड नहीं होती है 30 दिनों के अंदर अंदर फिर 3 आर्बिट्रेटर अपॉइंट किए जाते हैं। हर एक पार्टी एक एक आर्बिट्रेटर को अपॉइंट करती हैं, और जब 2 आर्बिट्रेटर अपॉइंट हो चुके हैं तो फिर वो तीसरे आर्बिट्रेटर को खुद ही चूज़ कर लेते हैं। तो कोशिश यही की जाती है कि अगर आर्बिट्रेटर का डिसीज़न एक्सेप्टेबल नहीं होता है फिर कोर्ट में जाना पड़ता है,
लेकिन दोनों पार्टीज़ की कोशिश यही होती है कि आर्बिट्रेटर के थ्रू ही उस डिस्प्यूट की सेटलमेंट कर दी जाए। ठीक है, तो ये होता है आर्बिट्रेशन कंडीशन। फिर आती है रिटन कम्युनिकेशन। रिटन कम्युनिकेशन का मतलब होता है कि जो भी कोई भी नोटिस अगर कंपनी दे रही है या कोई भी नोटिस कंपनी के थ्रू इंश्योर्ड को दिया जा रहा है, इंश्योर्ड किसी तरह की इन्फॉर्मेशन कंपनी को देना चाहता है, तो वो सब कुछ रिटन होना ज़रूरी है, इन राइटिंग होना ज़रूरी है, ताकि फ्यूचर में किसी भी तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग ना रहे। और लास्ट जो कंडीशन है वो है मेंटेनेंस कंडीशन। तो मेंटेनेंस कंडीशन क्या होती है कि जो सम एश्योर्ड होता है उसका पूरे थ्रू आउट द पॉलिसी पीरियड उसको मेंटेन करना रिक्वायर्ड होता है। अगर पॉलिसी ईयर के अंडर ही जो प्रॉपर्टी का लॉस हो चुका है और पॉलिसी का क्लेम उसी ईयर के अंडर ही किया जा चुका है, तो जो इंश्योरेंस कंपनी होती है इसके पास राइट होता है कि वो अनएक्सपायर्ड टाइम ड्यूरेशन के लिए प्रीमियम ले सकती है। सपोज अगर हमने 1 ईयर के लिए पॉलिसी ली है और 7 मंथ के बाद ही प्रॉपर्टी का लॉस हो जाता है, तो बाकी 5 मंथ के लिए भी इंश्योरेंस कंपनी के पास राइट होता है कि वो प्रीमियम को लेती है। अब ये जो प्रीमियम है इसको कैसे किया जाता है, जब क्लेम को पे किया जाता है तो उसमें से 5 मंथ का जो प्रीमियम होगा तो उसको डिडक्ट करके रिमेनिंग अमाउंट जो है वो इंश्योरर को पे कर दी जाती हैं। तो ये कुछ कंडीशंस थी जो एक्सप्रेस कंडीशंस में इंक्लूड होती है। आई होप आपको टॉपिक समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।